नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मिश्रण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम धातुओं एवं अधातुओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, धातुओं एवं अधातुओं को समझने के लिए हमें यहाँ पर पदार्थ या द्रव्य को समझ लेना चाहिए। तो पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? देखिए, ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका निश्चित आयतन होता है, जो दबाव डालता है, साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ ही जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है? द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। और हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ एवं ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसे ही क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। राइट? यदि पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है, राइट, तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के या एक समान कणों से मिलकर बना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यदि पदार्थ कई प्रकार के कणों से मिलकर बना हो या अलग अलग कणों से मिलकर बना हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। राइट? तो जब पदार्थ एक समान या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और शुद्ध पदार्थ का जो मूल स्वरूप, राइट, ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो तत्व शुद्ध पदार्थ का मूल स्वरूप होता है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और तत्व तीन प्रकार का होता है, जिसमें से एक क्या हो जाएगा? धातु, एक क्या हो जाएगा? अधातु, और तीसरा क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम धातु, अधातु, उपधातुओं के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। राइट? तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर धातु से। देखिए, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से, राइट, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर? राइट, धातु कहते हैं। राइट? तो अगर ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और टिप्पणी पूछी जाती है धातु, मेटल, तो 3 नंबर का अगर हमें उत्तर लिखना हो तो हम सीधी सी यही डेफिनेशन दे सकते हैं। राइट? वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की या पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में, वे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब मैंने बताया था कि अभी तक जो ज्ञात तत्व है, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। और इस 118 में से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो धातुओं की संख्या है वो कितनी है? 91 है। राइट? तो जो जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनमें से 91 क्या हैं? धातुएं हैं। अब ये जो धातुएं हैं, सभी धातुएं 2 प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। राइट? भौतिक गुणों को और रासायनिक गुणों को। अब धातुओं के ये भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये हमको समझना है। राइट? अगर किसी परीक्षा में यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में प्रश्न आता है तो हम सीधी सी ये परिभाषा लिख देंगे। राइट? और अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि धातुएं क्या होती हैं, इसके गुणों के बारे में बताइए, तो ध्यान रहे, अगर आप धातुएं क्या हैं और इसके गुणों के बारे में बता रहे हैं तो आप दोनों ही गुणों को बताएं 5 नंबर में। ऐसा नहीं कि आपने धातु के जितने भी भौतिक गुण हैं वो तन्य होती हैं, राइट, डक्टाइल होती हैं, प्रतिध्वनिक उत्पन्न करती हैं, तो हो सकता है आपके 1 या 2 मार्क्स कट जाएं। लेकिन यदि आप दोनों
भौतिक गुण भी लिखेंगे और रासायनिक गुण भी लिखेंगे, साथ ही साथ उदाहरण भी लिखेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर धातुओं के जो 2 प्रकार के गुण हैं, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनको पढ़ेंगे। और आप ये भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि परीक्षा में 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, राइट। तो हम एक एक करके यहाँ पर धातुओं के गुणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, धातुओं के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, राइट। तो धातुओं के कई भौतिक गुण होते हैं जिनको हम क्रम से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, धात्विक चमक हो जाएगा, या जिसको क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहते हैं, राइट। तो सभी धातुएं, राइट, वे तत्व, राइट, वे तत्व जो अपने शुद्ध रूप में जैसे उन पर प्रकाश पड़ता है तो उन पर चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, राइट। तो सभी धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती हैं, या वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा या हार्डनेस हो जाएंगी, राइट। जो धातुएं हैं वो सामान्य अवस्था में क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और यहाँ पर जितनी भी धातुएं हैं, 91 धातुएं हैं, सभी 91 धातुओं की जो कठोरता है वो एक समान नहीं होती है, राइट। कुछ धातुएं बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, तो कुछ धातुएं कठोर ना होकर मुलायम है। फिर भी अगर हम औसत रूप से बात करें तो औसत रूप से अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, परंतु अगर हम कुछ धातुओं की बात करें तो कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी और पोटेशियम, राइट। तो जो क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर एक और उदाहरण याद रखना है कि एकमात्र धातु जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होती है उसका नाम क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर हो सकता है अगर इससे अगर आपको 5 नंबर में टिप्पणी लिखनी हो तो हम सीधा लिख सकते हैं कि धातुएं सामान्य अवस्था में क्या होती हैं, कठोर होती हैं, या अधिकांश धातुएं कठोर अवस्था में होती हैं, और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुएं अधिक कठोर होती हैं, तो कुछ धातुएं कठोर न होकर मुलायम होती हैं। और क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम हो जाएंगी, ये तो इतनी मुलायम है कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी धातु भी है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, उसका नाम क्या होता है, पारा या मरकरी, राइट। अब तीसरा भौतिक गुण समझते हैं, आघात वर्धता हो जाएगा, राइट, या मेलेबिलिटी हो जाएगी। देखिए धातुएं जो हैं, धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अर्थात धातुओं पर हथौड़े से चोट की जाए तो वो टुकड़ों में नहीं टूटती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो वो कई भागों में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, राइट। लकड़ी पर प्रहार करेंगे तो वो एक बार में ही जैसे आप प्रहार करेंगे वो 3-4 टुकड़ों में टूट जाएगी, वैसे ही प्लास्टिक पर प्रहार करेंगे। परंतु जब हम धातुओं पर लोहे के हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वो क्रिस्टल में या टुकड़ों में नहीं बिखरती हैं, और इस गुण को ही क्या कहा जाता है, मेलेबिलिटी या आघात वर्ध कहा जाता है। तो जो अधिकांश धातुएं हैं या सभी धातुएं जो हैं कैसी होती हैं, सभी धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अर्थात अगर उन पर हथौड़े से प्रहार किया जाए तो वो टूटती नहीं है, राइट, या क्रिस्टल के जैसे बिखरती नहीं है। जितनी बार आप हथौड़े से प्रहार करेंगे उतनी बार उनके आकार में परिवर्तन होगा और वो पतली चादर के रूप में क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन टूटेंगी नहीं, राइट। तो जितनी बार आप हथौड़े से प्रहार करेंगे उससे वो उस आघात को झेलती चली जाएंगी और पतली चादर के रूप में क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो जो आघात वर्ध है ये भी सभी धातुओं का
अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात सभी धातुएं भी जो हैं आघातवर्धक गुण को अलग अलग रूप से स्पष्ट करती हैं। कुछ धातुएं अधिक ही आघातवर्ध होती हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, सोना। सोना सबसे अधिक आघातवर्ध है। यही कारण है कि सोने को पीट पीट कर सबसे पतली पन्नी जो है उसकी बनाई जा सकती है। राइट, तो ये हो गया यहाँ पर आघातवर्ध का गुण। अगला हो जाएगा यहाँ पर तन्यता, या जिसको क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। राइट, तो तन्यता से तात्पर्य है कि धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर देना। अगर हम अधातुओं की बात करते हैं तो जब हम किसी भी पदार्थ को खींचते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। राइट, जैसे रबर को आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन जब हम धातुओं को बल लगाकर खींचते हैं तो धातुएं टूटने की बजाय वो क्या होती हैं, खिंचती चली जाती हैं और पतले तार के रूप में परिवर्तित होती चली जाएंगी। और धातुओं के इसी गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अर्थात धातुओं को बल लगाकर पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। और ये जो तन्यता का गुण है यह भी सभी धातुओं में अलग अलग होता है। अगर हम देखते हैं सोना, तो सोना सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु होती है और मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा जो तार है वो बनाया जा सकता है। राइट, अगर हम यहाँ पर सोने की बात करें तो सोना जो है वर्तमान समय में सोना महंगी धातु इसीलिए नहीं है, राइट, क्योंकि हम उसको प्रमोट करते हैं। दरअसल सोने में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसके गहने बनाए जाते हैं। एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आघातवर्धता, बाकी के जैसे चांदी है, तांबा है या अन्य धातु हैं उनके हम गहने नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि गहने बनाने के लिए अगर हम उनको बारीक से बारीक नक्काशी करेंगे तो वो तो क्या होंगे, टूट ही जाएंगे। लेकिन सोना सबसे आघातवर्ध होता है, इसीलिए बारीक से बारीक नक्काशी की जा सकती है। साथ ही साथ सबसे अधिक तन्य भी सोना ही होता है। इस वजह से बारीक सोने के तारों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। साथ ही सोना जो है ऑक्सीजन के साथ में आसानी से अभिक्रिया भी नहीं करता है, इसीलिए सोने की जो चमक है वो लंबे समय तक बनी रहती है। राइट, तो ये कुछ गुण होते हैं, इसी वजह से सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने धात्विक चमक, कठोरता, आघातवर्ध, तन्यता के बारे में समझ लिया है। अब क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालकता हो जाएगा, हीट कंडक्टिविटी हो जाएगी। राइट, तो जो सभी धातुएं हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, अर्थात धातु में से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। राइट, इसमें आपको 2 उदाहरण याद रखना है। राइट, कि सबसे अधिक जो ऊष्मा की सुचालक है वो कौन सी है, सिल्वर और क्या हो जाएंगी, कॉपर हो जाएंगी। राइट, तो चांदी और तांबा सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक धातुएं मानी जाती हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं विद्युत चालकता, राइट, तो धातुओं में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धातुओं में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसे ही विद्युत चालकता कहा जाता है। और सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। यहाँ पर भी जो धातुओं की विद्युत चालकता होती है वह भी क्या होती है, अलग अलग धातु की अलग अलग होती है। सबसे अधिक जो सुचालक धातुएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी, चांदी और क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। राइट, तो ये उदाहरण आप जरूर से याद रखें। अगर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उदाहरण देना है। राइट, तो यहाँ पर जो विद्युत सुचालक धातु हैं वो हो जाएंगी सोना एवं चांदी, और आखिरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्वनिक हो जाएगा। तो जब कभी भी धातुओं पर प्रहार किया जाता है या किसी अन्य धातु से चोट की जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, टन की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। राइट, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, अर्थात धातुएं ध्वनिक होती हैं। राइट, और घंटी जैसी आवाज को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो ये हमने यहाँ पर उदाहरण समझे। राइट, तो पहला क्या था, धात्विक चमक सभी धातुओं में पाई जाती है। सबसे अधिक जो कठोरता है, अगर हम देखें तो सबसे अधिक कठोरता तो हीरे में होती है, लेकिन हीरा जो है वो धातु में नहीं आता है। राइट, परंतु यहाँ पर ये उदाहरण आप जरूर याद रखें, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिनको चाकू से काट सकते हैं, पारा,
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सबसे आघातवर्ध होता है सोना, सबसे तन्य भी सोना ही होता है, राइट। ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है चांदी एवं तांबे की, राइट। अब धातुओं के अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो जो प्रकृति में ज्ञात धातुएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 91 है। उनमें से आप उदाहरण जितने भी आपके रिक्वायरमेंट हो, 3 नंबर का प्रश्न हो तो आप 2 या 3 उदाहरण दे सकते हैं, 5 नंबर में 5 से 7 उदाहरण दे सकते हैं, राइट। तो कुछ धातु जैसे सोना हो जाएगा, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, चांदी, राइट। फिर पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, राइट। कैडमियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, राइट, लिथियम हो जाएगा, इत्यादि ये धातुओं के उदाहरण है। अब हम यहाँ पर समझते हैं दूसरा, धातुओं के रासायनिक गुण। और ध्यान रहे ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातुओं के रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए, राइट। या हो सकता है अलग अलग से भी पूछा जाए कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस तरीके से होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम यहाँ पर धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं, धातुओं के रासायनिक गुणों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे और उसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएंगी, राइट। तो धातुएं रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करती हैं और धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो संगत धातु ऑक्साइड क्या करती हैं, बनाती हैं। तो जब भी ऑक्सीजन किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगी तो वह उसी धातु का क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, संगत ऑक्साइड। अर्थात जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। और आप मुख्य परीक्षा में अगर इस तरीके से बॉक्स में फिल करके आएंगे तो ये एग्जामिनर पर अलग ही इम्पैक्ट करेगा और आपको मैक्सिमम नंबर मिलने की जो है संभावना होगी। तो जब भी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनाएंगे, जिसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। ये हो जाएगा कॉपर, Cu प्लस का क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन जो है या जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, राइट। तो Cu प्लस का क्या O2 हो जाएगा, तो 2CuO हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। और यही वजह है कि तांबे को अगर आप वायु में छोड़ देंगे तो उस पर कुछ समय पश्चात में हरी सी परत जो है वो जमा होने लगती है और दरअसल वो कॉपर ऑक्साइड ही होता है। वैसे अगर एल्यूमिनियम है तो 4Al प्लस का 3O2। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, रासायनिक क्रियाएं में जो है रासायनिक समीकरण को हम पढ़ेंगे तो कंकाली जो समीकरण होता है, आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो 2 हुए कहाँ पर, ये है हमेशा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होना चाहिए। तो आपको इनको विधि से याद रखें। जब 4 एल्यूमिनियम रहेगा 3O2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Al2। तो एल्यूमिनियम के कितने, 4 के 4 जो है परमाणु आ गए और ऑक्सीजन के कितने होगा, 6। तो यहाँ पर 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2Al2O3। ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहला हो गया कि धातु ऑक्सीजन के साथ में मिलकर धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। परंतु 2 धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए उभयधर्मी ऑक्साइड तो उसमें 2 नाम आ जाएंगे और वो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, राइट। तो अम्लीय प्रकृति एवं क्षारीय प्रकृति दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, राइट। तो सीधा हम कह सकते हैं कि धातु हैं
धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। परंतु दो धातु ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं और साथ ही क्षारीय भी होते हैं। क्लियर? अब इसके साथ ही ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, राइट। वे जब जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। तो ये अगर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस बात को भी जो है मेंशन कर सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, राइट। तो कुछ जो धातु ऑक्साइड वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जो जल है, कुछ जल में जो है घुलकर क्या होते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। तो अधिकांशतः जल में घुलते नहीं है, परंतु जो घुलते हैं तो वो क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। भाई प्रत्येक जो धातु है वो उसकी प्रत्येक धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। और उसी की वजह से विभिन्न धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो अपनी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, राइट, बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं और खुले में आग पकड़ लेती हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो इतनी तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं कि अगर इनको खुले में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेंगी, राइट। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदान करती हैं। यही कारण है कि अगर हम इनको खुले में रख दें तो खुले में ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल है और इस वजह से ये खुले में क्या कर लेंगी, आग पकड़ लेंगी। यही कारण है कि पोटेशियम को या सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि उनमें आग ना लगे, राइट। तो मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने पहली अभिक्रिया देखी कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। क्लियर? चलिए अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जल से क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी। तो धातुएं जब जल से, राइट, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, साथ ही साथ क्या उत्पन्न करती हैं, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस देती हैं, साथ ही साथ धातु ऑक्साइड बनाती है। परंतु यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, राइट, वे जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दो चीजें जो है लिख सकते हैं कि जब धातुएं किससे, जल से अभिक्रिया करती हैं, राइट। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो वो एक तो धातु ऑक्साइड देती हैं, साथ ही साथ क्या उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन। तो जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वो धातु हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्ट इसमें कि जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड देती हैं, साथ ही साथ सभी धातुएं जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब अगर हम कुछ विशेष धातुओं की बात करें, राइट, विशेष धातुओं की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम एवं सोडियम जो धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है,
और जो ऊष्मा है वो भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इसीलिए यह जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो पोटेशियम और सोडियम ये अभिक्रियाशील धातु हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करती हैं, और जब अगर हम इनको खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेती हैं। और जैसे ही हम पोटेशियम और सोडियम में ठंडे जल को मिला दें तो ये तेजी से अभिक्रिया करती हैं और तीव्र ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका आप यहाँ पर जो है उदाहरण भी दे सकते हैं कि 2 पोटेशियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो ये क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। और क्या निकलती है, ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। वैसे ही सोडियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, राइट। साथ ही साथ अगर हम एक और धातु की बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, राइट, एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, बनाता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज भी विशेष रूप से याद रखनी है कि जब मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है तो न केवल हाइड्रोजन गैस देता है, साथ ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। क्लियर। वैसे ही जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये धातु हैं केवल और केवल भाप के साथ ही अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन देती हैं, ये तो हमें पता है। तो कहने का मतलब ये कि जल ना हो तब भी भाप से, तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कि भाप से ही अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस देती। फिर मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो कि जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड भी बनाएगी और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अगर इसका ऑक्साइड जल में घुल गया तो ये क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन गैस भी देता है और हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, राइट। और साथ ही साथ एक उदाहरण और आप दे सकते हैं कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड, ये धातुएं जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। और जैसा कि मैंने बताया सोना जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए आप सोनों की अंगूठी को पहने हुए घूमे नहाए, उस पर जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसकी चमक जो है वो लंबे समय तक बनी हुई रहती है। अब तीसरी चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं धातुओं की किससे, अम्लों से अभिक्रिया। तो हमने अभी तक धातु की जल से अभिक्रिया और ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ ली है, अब हम समझते हैं यहाँ पर अम्लों से अभिक्रिया, राइट। तो जब धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया होती है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बनती है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसको भी हम मुख्य परीक्षा में इस तरीके से लिखेंगे, धातु प्लस का क्या हो जाएगा, तनु अम्ल, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसमें भी एक अम्ल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, वो कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल जो है। नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ये एक प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो चूंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए जब नाइट्रिक अम्ल की धातुओं के साथ में अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। साथ ही साथ एक और उदाहरण है कॉपर का। कॉपर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया जो है प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है उदाहरण में कि अधिकांश धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करेंगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, लेकिन जब HNO3 या नाइट्रिक अम्ल की धातुओं से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। और साथ ही साथ जो तांबा है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, राइट। अब हो जाएगा यहाँ पर अन्य धातु लवण, राइट। जो धातुएं हैं वो अन्य धातु लवण के विलयन से अभिक्रिया करती है, तो उसको समझते हैं। तो धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ में विलयन से अभिक्रिया, राइट। तो अगर हम देखें तो जब धातुएं, ठीक है, जब धातुएं अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया करती हैं तो उस विलयन में जो प्रबल धातु होती है, राइट, वो दुर्बल धातु को क्या कर देती है, विस्थापित करती है,
राइट। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक चौथा हो जाएगा अन्य धातु लवणों के विलयन से क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी, राइट। जब धातुएं अन्य धातुओं के लवणों के विलयन से अभिक्रिया करती हैं तो उस अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु विलयन में से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, राइट। तो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के जो विलयन है या गलित अवस्था से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो जब अन्य धातु लवण के विलयन से धातुओं की अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से या तो विस्थापित कर देगी या गलित अवस्था से विस्थापित कर देगी, राइट। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही हम कहेंगे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ में अभिक्रिया। और हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि धातु ए है और धातु बी का क्या है, लवण विलयन है। तो जब धातु ए धातु बी के लवण विलयन से अभिक्रिया करेगी और इस अभिक्रिया में यदि ए की अभिक्रिया अगर लवण विलयन से हो जाती है और धातु ए ने जो बी का लवण विलयन था उससे बी धातु को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो धातु बी है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील होगी और धातु ए क्या होगी, अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो जब धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया होती है तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे इसमें क्या है ए, राइट। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अन्य धातु लवण जो विलयन है या गलत अवस्था से उसे यौगिक से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो ए यहाँ पर लवण विलयन में सम्मिलित हो जाएगा और बी यहाँ से विस्थापित हो जाएगी। अगला हो जाएगा अधातुओं से क्रिया, राइट। तो जब धातुएं अधातुओं से क्रिया करती हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जब दो तत्व मिलकर, राइट, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे यौगिक बनते हैं। तो कई जो अधातुएं हैं उनसे क्रिया करके अनेक प्रकार के जो है वो यौगिक बनती हैं। साथ ही साथ हमको एक चीज और याद रखना है कि जो धातुएं हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। और ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया है कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में धातु एवं अधातु के जो रासायनिक गुण हैं और भौतिक गुण हैं उनको समझ लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर अधातु या नॉन मेटल्स को, राइट। तो अधातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो 3 नंबर के लिए ये परिभाषा बिल्कुल उपयुक्त है। वे तत्व जो सरलता से या आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। अर्थात अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, राइट। अब हमने देखा था कि जो ज्ञात तत्व है उनकी संख्या कितनी है, 118 है, जिसमें से 91 क्या हो जाएंगी, धातुएं हैं, राइट। और 22 क्या हो जाएंगी, यहाँ पर नॉन मेटल्स हो जाएंगी, राइट। तो 22 जो है वो क्या है, अधातु हैं और बची जो 7 हैं वो क्या होते हैं, मेटलाइड होते हैं, राइट, जिनको हम अगले क्रम में समझेंगे। तो यहाँ पर जो अधातु हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 22 है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि जो जितनी भी धातुएं हैं, जो 91 धातुएं, 91 धातुएं जो हैं, 91 धातुओं में से अधिकांश धातुएं, राइट, अधिकांश धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में है, अर्थात उनकी कठोरता अधिक होती है।
लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनको चाकू से काट सकते हैं। और केवल अगर हम देखें तो जो पारा है, राइट, पारा रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। परंतु अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाई जाती हैं, राइट। तो अधातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं और गैस अवस्था में भी। तो गैसों में हो जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम और रेडॉन, राइट। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी अधातुएं हैं जो कि किस अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। फिर एक ऐसी धातु जो कि किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, वो कौन सी है, ब्रोमीन। तो ध्यान रखें, ब्रोमीन और पारा। पारा ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। साथ ही जो अधातुएं हैं वो ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे कार्बन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। तो ये अधातुओं के किसके, ठोस अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे, राइट। इसके साथ ही मैंने बताया कि जो अधातुएं हैं उनके भी दो प्रकार के गुण होते हैं, एक हो जाएगा भौतिक गुण और दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण। तो ये भी मुख्य परीक्षा में 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा कीजिए या फिर जो है अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा कीजिए। तो हम यहाँ पर अधातुओं के भौतिक गुणों की जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो धातुएं हैं वो धातुएं प्रकृति में 91 हैं, जबकि अधातुएं केवल कितनी है, 22 हैं। अर्थात धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है और इनके जो भौतिक गुण हैं वो धातुओं के जस्ट क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात अगर हम बात करते हैं धात्विक चमक की, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको उदाहरण देता चलूंगा, राइट। देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है उनको धातु कहते हैं और ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक या लस्टर, मेटेलिक लस्टर नहीं होती है उनको अधातु कहते हैं। तो अधातुओं में सामान्यतः चमक नहीं होती है, अधातुएं चमकहीन होती हैं, परंतु इसका भी अपवाद है और वो क्या है, आयोडीन, राइट। आयोडीन अधातु है फिर भी इसमें क्या होती है, चमक होती है, क्लियर। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो अधातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध नहीं होती हैं। अर्थात अधातुओं पर अगर हम चोट करें तो वो आसानी से बिखर जाती हैं या टूट जाती हैं। तो धातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं, धातुएं तन्य नहीं होती हैं, धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। साथ ही साथ धातुओं के जो गलनांक एवं क्वथनांक हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये यहाँ पर इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखें कि सामान्य रूप से जो धातुएं हैं उनके गलनांक या क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, परंतु इसमें भी दो अपवाद हैं, राइट। तो अधिकांश अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम है, परंतु हीरे एवं ग्रेफाइट के जो गलनांक हैं वो क्या होते हैं, अति उच्च होते हैं। हीरे को और ग्रेफाइट को आप आसानी से गला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, परंतु 3 धातुएं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम वो इतनी मुलायम होती है कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पर समझिए, अधातुएं मुलायम अवस्था में होती हैं, परंतु इसका एक उदाहरण ऐसा है हीरा। अधातुएं मुलायम होती हैं परंतु हीरा इसका अपवाद है और हीरा तो ज्ञात तत्वों में क्या है, सबसे ज्यादा कठोर है। तो हीरा अधातु है, अधातुएं मुलायम होती हैं परंतु हीरा अपवाद है जो कि सबसे अधिक क्या है, कठोर है, राइट। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। साथ ही साथ अगला क्या हो जाएगा कि धातुएं जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, परंतु इसका भी एक अपवाद है और वो क्या है, ग्रेफाइट जो है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है
जबकि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं या अचालक होती हैं, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो हमको वही का वही लेकर चलना है, पूरा का पूरा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो यहाँ पर अधातुओं की ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है तो वो अम्लीय एवं क्या होती है, उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अब थोड़ा आप रिवीजन करो, राइट। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, राइट, जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया था कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उनके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन दो ऑक्साइड ऐसे हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, जो कि उभयधर्मी होते हैं, और जब अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो भी क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ में जो अधातुएं हैं जब क्रिया करती हैं तो ये भी क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड अम्लीय एवं उदासीन दोनों प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, राइट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, राइट, और धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और जो धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, राइट, उनके साथ में हाइड्रोक्साइड बनाती है। परंतु अधातुएं जो है जल एवं तनु अम्ल के साथ में क्रिया ही नहीं करती हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जल से क्रिया। तो धातुएं जल से क्रिया करती हैं लेकिन अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल से क्रिया हो जाएंगी। धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, परंतु अधातुएं जो है अम्लों के साथ में क्रिया ही नहीं करती हैं, राइट। ये तो एक तरीके से हम जो है तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अधातुएं हैं वो हैलोजन के साथ में क्रिया कर सहसंयोजी हैलाइड का निर्माण करती हैं, राइट। तो हैलोजन, अब हैलोजन में अगर हम देखें तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी हैलाइड बनाती हैं। वैसे अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। साथ ही साथ जो अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया कर सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। तो अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया कर सहसंयोजी हाइड्राइड, क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड, और हैलोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजी हैलाइड बनाते हैं। ये यहाँ पर अधातुओं के क्या हो जाएंगे, रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे। और मैंने आपको तुलनात्मक भी बताया है ताकि अगर मुख्य परीक्षा में अगर तुलनात्मक प्रश्न आता है, राइट, कि पूछी जाती है कि धातुओं के एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की तुलना कीजिए, तो मैंने आपको दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब बगैर किसी दिक्कत के बहुत अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर उपधातुएं। उपधातुएं क्या होती हैं? देखिए, वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं, उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वे तत्व जो कि सामान्य अवस्था में अधातुओं की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जब इनमें अशुद्धि मिला दी जाए या ताप बढ़ा दिया जाए तो ये धातुओं के अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है, राइट। अब उपधातु की अगर हम बात करें तो उपधातुएं जो है सामान्य अवस्था में तो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, परंतु जैसे ही हम इनमें अशुद्धि मिला देते हैं या ताप बढ़ा देते हैं तो ये सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। और सभी जो उपधातुएं हैं उनको आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को जो है पी ब्लॉक में क्या किया गया है? रखा गया है। और जो उपधातु हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। क्लियर? उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? बोरान हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, जो है टेलेरियम हो जाएगा, पोलेनियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक्टिनियम हो जाएगा। और चूंकि धातुएं जो है वो
सामान्य अवस्था में विद्युत की कुचालक, जबकि अशुद्धि मिलाने पर सुचालक या ताप बढ़ाने पर सुचालक की भांति कार्य करती हैं। यही कारण है कि जो जर्मेनियम है, राइट, आर्सेनिक है, इनसे विभिन्न प्रकार के उपकरण या ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर, डायोड इत्यादि जो है वो इन्हीं उपधातुओं से बनाए जाते हैं, राइट। अब हम यहां पर समझते हैं उत्कृष्ट धातुएं या नोवल मेटल्स। अब नोवल मेटल्स क्या होती हैं वो समझते हैं, राइट। इनको नोवल मेटल्स भी कहते हैं या राज धातुएं। देखिए, हमने अभी अभी देखा है कि जो अधातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, राइट, जल से अभिक्रिया नहीं करती, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से या आर्द्र वायु से क्रिया नहीं करती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि उत्कृष्ट धातु नोवल मेटल्स या राज धातुएं वे धातुएं होती हैं जो कि आर्द्र वायु से या जल के संपर्क में रहने के बावजूद भी उससे अभिक्रिया नहीं करती हैं, राइट, और उनका ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, तो उन्हें ही उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, सोना। मैंने आपको बताया था कि सोना सबसे अधिक तन्य है, उसका हम बहुत ही पतला तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, अर्थात तो सोने की बहुत बारीक नक्काशी की जा सकती है। सोना आघात वर्ध भी होता है, इसीलिए उस पर चोट करें तो वो टूटता भी नहीं है। और साथ ही सोना उत्कृष्ट धातु है, अर्थात ये आसानी से आर्द्रता से और ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं और सोना महंगा है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम भी हो जाएगा। अब हम यहां पर समझते हैं संक्षारण या कोरोशन क्या होता है। देखिए, अभी हमने समझा है कि संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जब कोई धातु आर्द्र वायु अर्थात ऑक्सीजन या जल के संपर्क में आती है तो वह जल एवं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है, और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप ही धातुओं के गुणों में परिवर्तन आता है, और इसी को ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो हमने अभी देखा था कि धातुएं ऑक्सीजन से भी क्रिया करती हैं, जल से भी क्रिया करती हैं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ में या आर्द्र वायु के साथ में या जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है, राइट, उसके गुणों में परिवर्तन आता है या उसके गुणों में क्षति होती है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। और संक्षारण के कारण ही धातुओं से बने विभिन्न उपकरण जो हैं कम समय में ही जो है खराब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संक्षारण के कारण ही अगर कार का ढांचा है तो वो बहुत जल्दी जंग पकड़ लेगा, राइट, पुल खराब हो जाएगा, लोहे की रेलिंग जो है वो खराब हो जाएगी, जहाज है या धातु है, राइट, जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं, लोहे का बना ढांचा हो, लोहे की बनी वस्तु हो, कोई उपकरण हो, अगर उस पर हमने पॉलिश नहीं किया है तो वह जल एवं आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर लेता है, और इसकी वजह से ही लोहे की बनी वस्तुओं का संक्षारण होता है। और लोहा एक तरीके से जब लोहे का संक्षारण होता है तो वह मिट्टी में परिवर्तित होता है, अर्थात लोहे का जो गुण है जैसे तन्यता हो जाएगा, फिर तन्यता हो जाएगा, आघात वर्ध हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, राइट। तो लोहे की जब जल से और आर्द्र वायु से अभिक्रिया होती है तो उसके गुणों में कमी होती है, और संक्षारण की वजह से ही जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, और जीवन काल कम होने के साथ ही जो वस्तुएं हैं वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाती हैं या खराब हो जाती हैं। अब संक्षारण यदि इतना खतरनाक है तो इससे सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि आप उपकरण से, अगर आप धातु से बने कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो वो बाजार में आपको महंगा मिलेगा, राइट, इसीलिए उसको संक्षारण से बचाना भी जरूरी है। तो
धातुओं को संचारण से सुरक्षित रखने के लिए हमने निम्नलिखित जो है उपाय करते हैं, और ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संचारण क्या होता है, उसके क्या नुकसान है, मैंने समझा दिया है। संचारण को रोकने के उपाय या संचारण के सुरक्षा के जो उपाय हैं वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे आसान क्या हो जाएगा, धातुओं को पेंट कर दीजिए। सीधी सी बात है, धातुओं पर जब पेंट कर दिया जाएगा तो पेंट की परत की वजह से धातुएं ना तो वायु के संपर्क में आ पाएंगी, ना ही जल के संपर्क में आएंगी, और जब धातुओं का जल एवं वायु से संपर्क नहीं होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो धातुओं पर पेंट कर सकते हैं, या धातुओं पर तेल लगा सकते हैं, या धातुओं पर ग्रीस लगा सकते हैं। तीनों ही विधियों में वायु का और जल का धातु से संपर्क नहीं हो पाएगा और संचारण की अभिक्रिया भी नहीं हो पाएगी। या फिर क्या हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा। अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह के माध्यम से अगर हम धातुओं का क्या बनाते हैं, एनोड बना देते हैं, तो उसमें भी एनोडीकरण में भी जो अशुद्धियां हैं वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। या फिर क्या कर दिया जाए, क्रोमियम का लेपन कर दिया जाए। तो क्रोमियम के लेपन से भी धातुओं में संचारण नहीं लगता है। यही कारण है कि जो क्रोमियम धातु है उसका स्टील में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रोमियम कर देने से भी जो है जंग नहीं लगती है, एनोडीकरण करने से भी संचारण रुक जाता है। फिर क्या हो जाएगा, यसद लेपन हो जाएगा और मिश्र धातु या मिश्रात्वन हो जाएगा। तो यसद लेपन और मिश्र धातु से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखिए जो लोहा एवं इस्पात है उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जैसे ही क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहते हैं। तो लोहा एवं स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए या संचारण से सुरक्षित रखने के लिए जब उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसी अभिक्रिया को यसद लेपन या अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अवर हो जाएगा, अगला हो जाएगा अमलगम हो जाएगा। राइट, तो देखिए जब मिश्र धातु क्या होती है कि दो धातुओं को आपस में मिलाया जाए, तो जब मिश्र धातु बनाई जाती है और मिश्र धातु में यदि एक धातु क्या हो, पारद हो, पारा हो या मरकुरी हो, राइट, तो मिश्र धातु बनाते समय यदि एक धातु पारद होती है, मरकरी होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। राइट, और यहां पर ध्यान रखें कि जो लोहा है वो पारद के साथ में नहीं मिलता है, इसलिए लोहा अमलगम नहीं बनाता है, बाकी की जो अन्य धातु हैं वो अमलगम बना लेती हैं। उदाहरण के साथ में अगर हम देखें तो चांदी और जो पारा है उसके अमलगम का प्रयोग ही दांतों की जो कैविटी होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जो खोल हो जाता है, उसको भरने में किया जाता है। अब हो जाएगा मिश्रात्वन या मिश्र धातु। क्लियर, देखिए जो धातुएं होती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से, जल से, अम्लों से, राइट, अम्लों का जो लवणीय विलयन होता है उससे अभिक्रिया करती हैं, और अभिक्रिया करने की वजह से या संचारण की वजह से उनके गुणों में कमी होती है, तन्यता कम होती है, डक्टिबिलिटी कम होती है, विद्युत सुचालकता कम होती है। राइट, हर एक गुण में क्या होती है, कमी होती है। इसकी वजह से अगर हम धातुओं का कोई भी उपकरण बनाते हैं तो वो हमारे उपयोग का नहीं रह जाता है। राइट, तो धातुओं के जितने भी गुणधर्म हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनको और अधिक बढ़ाने के लिए, तो धातुओं के गुणधर्मों को और बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ धातुओं को संचारण से रोकने के लिए, धातु को जब गलित अवस्था में, राइट, मूल धातु को गलित अवस्था में जब किसी अन्य धातु के साथ में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिश्रात्मन कहलाती है। राइट, तो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए या संचारण से रोकने के लिए मूल धातु को गलत अवस्था में लाकर इसमें दूसरे धातु है उसको गलत अवस्था में क्या कर देते हैं, विलीन कर देते हैं, मिला देते हैं, और इस तरीके से जो मिश्रण तैयार होता है, राइट, उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को ही कहते हैं मिश्रात्वन कहते हैं। मिश्र धातु में भी जो अवयव होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।
राइट। और हमने देखा था कि मिश्र धातु क्या है, एक विलयन का ही, ठोस विलयन का उदाहरण होता है। साथ ही साथ मिश्र धातु के जो निश्चित गुण होते हैं और इसके जो निश्चित गुण है वो इसके अवयव से पूरी तरीके से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो मिश्र धातु के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? पहली चीज तो ये है कि मिश्र धातुएं, हमने देखा था कि धातुएं कठोर अवस्था में होती हैं, और जो मिश्र धातुएं अपनी अवयवी धातुओं से अधिक क्या होती हैं, कठोर होती हैं, राइट। तो मिश्र धातुएं जिन दो धातुओं को मिलकर बनाई गई हैं उनसे भी अधिक कठोर होती हैं। साथ ही साथ मिश्र धातुएं जो हैं वो अधिक संक्षारण रोधी होती हैं, राइट। और संक्षारण रोधी होंगी तो उनका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ मिश्र धातुओं के गलनांक शुद्ध अवयवीय धातुओं की तुलना में क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये मिश्र धातुओं के गुणधर्म हो जाएंगे। अब हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं, राइट, मिश्र धातु क्या है, कुछ मिश्र धातुओं का उपयोग सहित समझाइए। तो हम यहाँ पर 4 से 5 जो है उदाहरण आपको याद रख लेना है, ताकि मिश्र धातु से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख पाएं, राइट। तो पहली हो जाएगी मिश्र धातु पीतल। पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जस्ता की है, राइट। जब तांबा 70% और जस्ता 30% हो तो उससे जो मिश्रण बनता है, राइट, या विलयन बनता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर बर्तन बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली धातु हो जाएगी मिश्र धातु कांसा हो जाएगी। तो जब तांबा 90% हो और टिन जो है कितना हो, 10% हो, राइट। तो तांबा 70%, जस्ता 30%, तो पीतल बनेगा। फिर तांबा 90%, टिन 10%, तो क्या बनेगा, कांसा। और इसका प्रयोग क्या किसमें, सिक्का एवं बर्तन बनाने में। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, गन मेटल। तो जब तांबा 90% हो, जस्ता 2% हो, टिन जो है वो 8% हो, तो उससे क्या बनाते हैं, तोप या गियर बनाने में, जो तोप होती है या गियर, तोप का गोला या तोप की जो है बॉडी, वो बनाने में किया जाता है, राइट। तो गन मेटल का प्रयोग तोप या गियर, जो इंजन या वाहनों के गियर होते हैं उसको बनाने में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। अब हो जाएगा यहाँ पर चौथी मिश्र धातु डच मेटल। डच मेटल में तांबा होता है 80% और जस्ता होता है 20%। ध्यान रखें, अगर जस्ता 30% होगा तो वो होगा पीतल, और अगर तांबा 80%, जस्ता 20%, तो उसे क्या कहते हैं, डच मेटल कहते हैं। और डच मेटल से जो सस्ते आभूषण हैं वो बनाने में डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। फिर हो जाएगा टांका या शोल्डर, राइट। तो इसमें टिन एवं सीसा। सीसा इसमें कितना होता है, 33%, और टिन कितना होता है, 67%। तो जब 67% टिन होता है और 33% सीसा होता है तो उससे ही मिश्र धातु बनाते हैं। और जब हमने परिपथ में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो फ्यूज तार होता है वो टिन एवं सीसा का जो मिश्र धातु होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टांका या सोल्डर ही होता है, राइट। तो एक तो इसका प्रयोग किस में करते हैं, फ्यूज तार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही जब दो धातुओं पर टांका लगाया जाता है, जॉइंट किया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अगली मिश्र धातु हो जाएगी ड्यूरेलुमिन। इसमें एल्यूमिनियम 95% होता है, तांबा 4% होता है, मैग्नीशियम 5% होता है, राइट। और मैग्नीज, राइट, मैग्नीज 5% होता है, मैग्नीशियम 5% होता है, राइट। तो उसके क्या कहते हैं, ड्यूरेलेबिन कहा जाता है, क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग प्रेशर कुकर बनाने में, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किया जाए। तो इस तरीके से हमने धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातुएं, राइट, उप धातुओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।